हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी भाषा हिंदी भाषा से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल से उदित हुआ था। राजभाषा किसे कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया। इसके अलावा संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा से हुई है। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने अपने सारे सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली भारत की प्रथम देश भाषा रही। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ये दोनों ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका उत्तर विकल्प ख हो जाएगा। क और ख दोनों ही। इसका काल रहा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल रहा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इस दौरान संस्कृत बोलचाल की भाषा रही। इस अवधि के दौरान संस्कृत बोलचाल की भाषा रही थी। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आते हैं। इसके अलावा पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम दिया था। पाणिनि ने ही लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम दिया। इसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, पुराण, इन सभी की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी रही? मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी रही? तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था रही अपभ्रंश। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं का काल रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 3 भाषाएं विकसित हुई। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया, और अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था मानी गई। ठीक है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था मानी गई। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसके अलावा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित पौमचरियो नामक रचना के कारण, ठीक है, पौमचरियो जो कि भगवान राम पर आधारित काव्य रचना रही, इस आधार पे स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। इनमें भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो बनारस में भोजपुरी बोली बोली जाती है। भोजपुरी एक बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा रही। ठीक है, इसके अलावा भोजपुरी बोली बनारस के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़। ठीक है, इन सभी जगहों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। विश्व की 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, इसी प्रकार भारत में भी 4 भाषा परिवार मिलते हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारोपीय भाषा परिवार इनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। भारत में भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारोपीय परिवार की भाषा तो भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, परंतु भारत में भारोपीय परिवार की भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 73%। ठीक है, और इनमें जो छोटा भाषा परिवार है वह है चीनी तिब्बती, सबसे छोटा
भाषा परिवार रहा। आगे है सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती है। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है, तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है तथा विद्यापति ने अपभ्रंश को देसील बयाना या फिर देसी भाषा कहा है। ठीक है, देसील बयाना या देसी भाषा। आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को संक्रांति काल कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पंजाबी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा सिंधी भाषा का विकास भी ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया इन भाषाओं का विकास होता है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास होता है तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अभी बताया मैंने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। इसके अलावा बंगला और बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तथा पंजाबी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, बंगला और बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है तथा पंजाबी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। याद रखिएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अवहट का समय रहा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अवहट के रचनाकार रहे जिन्होंने अपनी भाषा को अवहट बताया। दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति, इन्होंने अपनी भाषा को अवहट बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो राजा मुंज को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरपाद को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना। याद रखिएगा। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। जिस प्रकार स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, उसी प्रकार पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे जो गुजराती तथा गुजराती और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और मराठी हिंदी का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है, तो दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद रहा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। बताया था मैंने पहले ही कि भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है, तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम रहा अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने ही खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी, ठीक है। खालिक बारी के बारे में पूछा जाता है कि खालिक बारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो ज़बान हिंदी नामक शब्द का प्रयोग मिलता है। आगे देखेंगे, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी नामक शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है, तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर नामक पुस्तक में हमें मिलता है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा रही। इसके अलावा इसका मूल नाम कौरवी था, ठीक है। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी था। खड़ी बोली का क्षेत्र रहा देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद, ठीक है। मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श एवं मानक खड़ी बोली माना जाता है, ठीक। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।